इज गगन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर 2 है सेल बायोलॉजी सीरीज का। इस वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियस का ओवरव्यू दे दूंगा या थोड़ा डेप्थ, हल्का सा डेप्थ करेंगे, बट न्यूक्लियस हम एंड करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अलग अलग रंगों से, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्या है ये? पूरा न्यूक्लियस है, और ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब दूसरी चीज़, जब आपने ये चैप्टर रीड किया होगा एनसीईआरटी में से, तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉन एज हब ऑफ द सेल, या दिस इज ट्रू, बट व्हाई? कि न्यूक्लियस को मेन सेंटर बोला जाता है। सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। कैसे कर लेता है? कोई तो ऐसी टेक्निक होगी या कोई तो ऐसे चीजें होंगी कि जिसकी वजह से पूरा न्यूक्लियस सेल के बाकी कंपोनेंट्स को, ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर लेता है, खुद को कंट्रोल करता है और पूरे सेल को अलाइन रखता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेबलिंग में देख लिया है। लेबलिंग में आपको दिख रहा होगा कि जब हम ये जो अपने थिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रेड कलर से जो बनाया थिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये थिक स्ट्रक्चर क्या होती है? थिक वॉल होती है। वॉल बोलना बेकार है, मेम्ब्रेन है। अब ये होते हैं मेम्ब्रेन। अब आपको उसके दो पार्ट्स होंगे। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, ये पूरी चीज सेल के अंदर होगी। अगर मैं ये आउट ऐसे सेल बनाऊं, जस्ट ये सेल, ये हमने इंक्लूड कर दिया, दिस इज सेल। अब एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनली है, ये एक सेल के अंदर ही होती है, ठीक है, अंदर होगी। बट अगर एक बात बताओ, अंदर वाले मीडियम को क्या कहते हैं, बाहर वाले मीडियम को क्या कहते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। बाहर वाले मीडियम को मैं जनरली बता रहा हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख देते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अंदर वाले को इंटरनल एनवायरनमेंट। बात सही है आपकी, लिख सकते हैं। बट अब ना थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा नाम चेंज करते हैं, थोड़ा ग्रो अप करते हैं। अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ना लिखकर, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जगह हम लिखेंगे ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। चलिए अब एक बात बताओ, चलो पहले इस नाम को समझाते हैं कि मैंने नाम लिखा कैसे। अब एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर, मतलब हमने कोई, मान लीजिए बर्तन में पानी लिया, तो थोड़ा सा पानी बच गया, तो बट ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा थोड़ा बच गया, एक्स्ट्रा चीज रह गई। सेल्यूलर, सेल का जो पार्ट है, फ्लूइड ऐसा कंपोनेंट जो फ्लो करता है, यानी कि ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसका मतलब होता है सेल के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में काउंट होंगी? ECF में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और इसका दूसरा नाम फ्लूइड की जगह पता है क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ECF बोल लो या ECM बोल लो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। बात एक। अब बाहर का है तो अंदर का भी होगा, तो अंदर का हम लिखते हैं ICF या ICM। फुल फॉर्म देख लीजिए, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है भाई, सेम इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म है। अब हाँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर इंट्रा और इंटर में फर्क होता है। मैंने यहाँ पे इंट्रा लिखा है, इंटर क्यों नहीं लिखा? अब देखो बात ऐसी है, दोनों में डिफरेंस होता है, बट आपके लेवल पे ना ज्यादा डिफरेंस बताया नहीं जाता, सच है। तो अगर मैं ECF, वैसे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी होता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड दोनों होते हैं। मैंने इंट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, मैं इंटर भी लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल भी लिख सकता हूँ, आपके लेवल पे सेम है। चलो ये तो लेबलिंग हो गई। अब एक चीज और, चलो सेल का न्यूक्लियस स्टडी करते हैं। देखो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन बोलेंगे, वॉल नहीं बोलेंगे। ये मेम्ब्रेन किसकी है? मतलब किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का पार्ट है। तो इसका नाम भी क्या पड़ेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है। चलिए जी, एक हो गया। अब एक बात बताओ,
ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं, एक बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर, मतलब एक ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के, जो ये अंदर चीजें प्रेजेंट है उसके बाहर सराउंडिंग में, एक ऐसी लेयर है जो कि सराउंडिंग के साथ नहीं है बट सेल के इंटरनली कनेक्टेड है। दो लेयर है ना, चलो इनके नाम लिखते हैं। जो बाहर है, बाहर, उसका नाम होता है आउटर मेम्ब्रेन। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना, सिर्फ सिंपल सिंपल लेके चलना। अंदर वाली को इनर बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, चलो आगे करते हैं थोड़ा आगे। अब देखो एक चीज बताओ, ये आपको ब्लू ब्लू से सर्कल लिखे, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, क्या है इनका नाम होता है राइबोसोम्स। क्या होता है, राइबोसोम्स। ठीक है, क्या काम होता है आगे पढ़ना है, बताऊंगा आराम से, अभी सिर्फ लेबलिंग कर रहा हूं। चलिए अब क्या बचा, अब ये तो बीच बीच में स्पेस बची है। क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है? इंटैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई है? नहीं। अगर एक दूसरे से नहीं जुड़ी तो बीच में स्पेस है? हाँ बिल्कुल है। तो ये स्पेस क्यों है? इसका मतलब देखो, नेचर में जो चीज दी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चीज नेचर ने डेवलप की है, जो नेचर ने दी है, उसका ना सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस होता है पर्टिकुलर चीज का यूज होना। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नेचर ने अपना हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का ना प्रॉपर यूज होता है। अब ये जो स्पेस दे रखा है, जो कि ये स्पेस दे रखा है, इसका भी कोई ना कोई तो यूज होगा ना, तभी तो दे रखा होगा, नहीं तो जुड़ी होगी है। ये बताऊंगा यूज, पहले नाम लिखते हैं। इस स्पेस का भी नाम होता है, देखो इस स्पेस का नाम होता है, मैं लिख देता हूं न्यूक्लियर पोर। पोर क्यों लिखा? पोर मतलब एक छेद जैसे तो रिप्रेजेंट हो गए। छोटा सा अगर मैं इसको साइड से, ये तो मैं सामने से देखूं 2D, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो एक होल टाइप दिख रहा है ना, जिससे चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। अब मेरे को क्या दो चीजें दिख रही हैं, एक ब्लैक ब्लू कलर का बॉल टाइप स्फीयर प्रेजेंट है, और एक ये ग्रीन कलर की कुछ फैला हुआ है। क्या देखते चलो, ये जो ब्लू कलर का बॉल टाइप आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बट मुझे एकदम से याद नहीं है तो मैं लिख दूंगा। इसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। अब ये जो ग्रीन वाला देख लीजिए, ग्रीन वाला सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर सारे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम होता है, मैं आपको मानेगा, ये हमारा क्रोमैटिन। कुछ लोग इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। 9th के लेवल पे तीनों एक बराबर है, बट थोड़ा ना डिफरेंस होता है थिकनेस में, वो भी पढ़ना है। वो क्या डिफरेंस होता है वो दिन बता दो। तो मैं अभी इसको क्रोमैटिन लिखता हूं, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड अच्छा लगा थ्रेड। ठीक है, कुछ बचा है? बचा, बट बचा। एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे डायरेक्ट चिपका हुआ है। बीच में गैप है, गैप का मतलब क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर है इसकी अलग मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मतलब अलग बाउंड्री होनी चाहिए, और जो न्यूक्लियस की है उसकी भी अलग बाउंड्री होनी चाहिए। क्या इन दोनों में अलग अलग बाउंड्री है? नहीं है। तो यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर इस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से डायरेक्ट चिपका हुआ है, यानी कि इस चिपके वर्ड को साइंस बोलते हैं इंटैक्ट। मैं लिख देता हूं इंटैक्ट बोलते हैं, इंटैक्ट। ठीक है, अब ये जो चिपका हुआ है स्ट्रक्चर का नाम देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है हमारा ER, फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी बड़ा मस्त स्ट्रक्चर है। क्यों? इसका भी कोई रीजन होगा ना, क्यों ये चिपका हुआ है, बताएंगे। अब आपको ना ये छोटे छोटे ब्लू कलर के ना डॉट्स दिखेंगे, इधर हैं, जैसे यहाँ पे अगर इधर गायब, ऊपर भी सेम है, इधर ब्लू डॉट्स प्रेजेंट है, बट इधर और इधर ब्लू डॉट्स है नहीं। क्या है? ऐसा दो चार पड़ते हैं। जो ये ब्लू डॉट्स है ना,
ये क्या है, पहले तो इसका नाम देख लो, ये भी है हमारे राइबोसोम्स। चलिए ठीक है, अब सर ये बता दीजिए कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ हिस्से पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, कुछ हिस्से पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यार वजह क्या कि सर आपने इनको 2 प्रकार का बांट तो दिया, क्या बेस है, कोई बेस होगा ना कि आपने किस वजह से इनको 2 प्रकार में बांट दिया। मैंने इनको बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, कि इनकी वॉल पे या इनके स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं। जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उनका नाम है लिख दिया RER, जिन पे राइबोसोम एब्सेंट हैं उनका नाम है लिख दिया SER। क्या होता है फुल फॉर्म दे रही हूं, RER की फुल फॉर्म सबको पता होगी मेरे हिसाब से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एस का होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब रफ का मतलब जब ये राइबोसोम, एक बात बताओ, कोई भी प्लेन सरफेस है, कोई भी प्लेन चिकना सरफेस है, उसके ऊपर आप कैसे न कैसे करके उसके प्लेन सरफेस को डिस्ट्रॉय करोगे तो क्या होगा, उसका सरफेस खुदरा हुआ दिख जाएगा, मतलब प्लेन सरफेस खुदरापन आ जाएगा, मतलब रफनेस आ जाएगी। तो सेम ये होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाता है तो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो खुदरा हुआ नेचर है, प्लेन नेचर नहीं रहा, तो इसका नाम हमने क्या लिख दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस साइड पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे, जिस साइड पे ये खुदरापन प्रेजेंट नहीं था, उस साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल प्लेन था और उसका हमने क्या नाम लिख दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है? चलो पहले थोड़ा छापना है, छाप लो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया था, वो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये लाइन ना याद रखना, मैं इसको ना एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे ना ये लाइन भूल जाते हैं, तो मैं इसको स्टार भी लेता हूँ। इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है, खासकर ये स्ट्रक्चर जो पूरा बना है, न्यूक्लियर, लेविकी, एंडोप्लाज्मिक, ये किसका है? ये स्ट्रक्चर है भैया यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल सेल है जी। प्लांट और एनिमल सेल तो ठीक था, ये यूकैरियोटिक क्या लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं ना। देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ बच्चों को जिनको भी थोड़ी ना बायो डिफिकल्ट लगती है, उनके वर्ड समझ नहीं आते। भाई देखो बायो में क्या करो, जो वर्ड तुम्हें नहीं समझ आता ना उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करो, 2 हिस्सों में ब्रेक कर दो, दोनों का अपना अपना मीनिंग होगा, दोनों का जैसे अपना अपना मीनिंग बनेगा तो आपको उस पूरे वर्ड का मीनिंग समझ आएगा। सेम आप करना, चलो जो मैंने बताया उसको अप्लाई भी तो करें ना, तब तो टेक्निक काम आएगी। मैंने यहाँ लिख दिया यूकैरियोट्स, चलो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक मिलेगा इसको यू, एक ये मिला मेरे को, दूसरा क्या मिलेगा, कैरियन। ये 2 चीजें मेरे को मिल गई जब मैंने इसको वर्ड को डिवाइड किया। यू का मतलब अगर आप देखोगे इंग्लिश में तो इसका मतलब आता है ट्रू, ट्रू, ठीक है कोई बात नहीं। कैरियन का मतलब आता है न्यूक्लियस, है जी। मैंने क्या बोला था लास्ट में, कंबाइन कर दो, ट्रू न्यूक्लियर, यानी कि यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोट देखो हमारे नेचर में ना सीन ऐसा है, 2 तरीके की सेल मिलती हैं आपको, एक एनिमल सेल, प्लांट सेल तो मिलती है, बट जो स्टार्टिंग का डिवीजन है वो किससे है, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, 2 तरीके के, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स अगर मैं चलो प्रोकैरियोट्स को बता देता हूं, चलो वैसे ये थोड़ी 5 मिनट का टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। प्रोकैरियोट्स देख लो जरा, प्रोकैरियोट्स, चलो इसको भी डिवाइड करें, प्रो, एक प्रो में टूट गया, ठीक है, दूसरा किसमें टूट गया, कैरियन में, वही सेम फंडा,
चलो, प्रो का मतलब मैंने सर्च किया भाई, मुझे प्रो का मतलब मिला प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है। कैरियन का मतलब वही न्यूक्लियस। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव बोले तो पुराने टाइम का, यानी कि जब हमारी अर्थ उस फेज में थी, जब वो ठंडी हुई, पहले तो हमारे यहाँ तक बिग बैंग थ्योरी आई थी, उसके बाद ठंडी होने स्टार्ट हुई। तो जब ठंडी हुआ तो कैसे ऑर्गेनिज्म आए थे? धरती में कोई ना कोई तो आया था, वो आए थे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने टाइम का न्यूक्लियस, जो बहुत पुराने टाइम में कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ओल्ड न्यूक्लियस बोलो, यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस बोल लो। मैंने खुद से बनाया इसको मॉडर्न न्यूक्लियस। मॉडर्न न्यूक्लियस, मॉडर्न मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो इवोल्यूशन के थ्रू भगवान जी या नेचर ने प्रिमिटिव से ट्रू कर दिया। यानी जनरली पुराने टाइम का जो न्यूक्लियस था उसमें हमें पता है, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा वो न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी उस पार्ट में तो वो पार्ट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब धीरे धीरे जब ईयर्स बीते गए, धीरे धीरे टाइम बीता, तो हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी समझ आने लग गया कि उन्हें इस इन्वायरमेंट को सरवाइव करने के लिए बेटर ऑप्शंस, बेटर सेल ऑर्गेनाइज, बिल्कुल सही बात। तो भगवान जी नेचर जी ने क्या किया? उस पुराने न्यूक्लियस में एडवांसमेंट लाया और उसको नए तरीके का न्यूक्लियस बना दिया। और नए तरीके का न्यूक्लियस आप सबके सामने, ये है हमारा न्यू टाइप का न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक्स है। तो जो मैंने बात बोली याद रखना, यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन है आपके लिए, नहीं तो इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अब पहले छाप लो, छाप लिया, छाप लिया। चलो अब देखो, अब मेरे को एक चीज़ और समझानी है इसमें, इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल बोल लो, क्रोमैटिन थ्रेड बोल लो, क्या होता है इसको ना थोड़ा समझते हैं। बच्चों में ना एक चीज़ की बड़ी कंफ्यूजन रहती है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेल डिविजन्स क्या होता है, ये थोड़ा ना डाउट रहता है। चलो इसको क्लियर करते हैं, आज फंडे क्लियर करते हैं। मैं ये बिठा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ना स्पेस चाहिए एक्चुअली में, तो इस चीज़ इसके लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। अब देखो, 2 सेकेंड। हाँ, अब देखो क्या करना है। चलो मैंने क्या किया, मैंने इस क्रोमैटिन थ्रेड को बाहर निकाल दिया, मतलब सॉरी बाहर नहीं निकाला, स्टडी करना। तो स्टडी के लिए मैंने इस थ्रेड को क्या कर लिया, यहाँ पे रख दिया। अब यार उलझा हुआ है, उसको इसको हम उलझा हुआ बोलते हैं, एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड क्या है? क्रोमैटिन, एंटेंगल्ड क्रोमैटिन थ्रेड। अब क्या समझना, देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, सेल, देखो आपको ये सब पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है। देखो एक सेल है, मान लो एक सेल है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है सेल को अपना नंबर इंक्रीज करना है। हमारी बॉडी में क्या था, जब हम माँ की कोख में थे तो हम जाइगोट, सबसे पहले जाइगोट ही बना था, जाइगोट एक सेल था। और अब हम देखो बिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस मिलियंस, बहुत सारे सेल है, एक सेल से तो बने ना। तो यार ऑब्वियस बात है हर जगह सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। अगर नाम किसी को ना बताओ तो इसका नाम होता है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना। एक सेल क्या करता है, 2 सेल में डिवाइड होता है, ठीक है, 2 सेल फिर 4 सेल, तो ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो मैं ये जो पूरी प्रोसेस हो गई ना, इसका छोटा सा हिस्सा दिखा कि वो आपको समझाना हो क्रोमोसोम जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, वो सिर्फ ज्यादा डिटेल है। अब ये मैंने क्रोमोसोम क्रोमैटिन थ्रेड निकाल दिया। अब देखो सीन क्या होगा, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, व्हेन सेल
स्टार्ट्स डिवाइडिंग, यानी कि सेल ने डिवाइड होना स्टार्ट किया। तो क्या करेगा, ये जो धीरे धीरे बिखरा हुआ क्रोमैटिन थ्रेड है धीरे धीरे पास होना स्टार्ट होगा और एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, पास मतलब क्लोज होना स्टार्ट होगा। जैसे मान लो थ्रेड है, पहले थ्रेड ऐसा ऐसा बिखरा हुआ था, नॉर्मल बिखरा हुआ था, मेरे को कुछ है नहीं, बिखरा हुआ था, ये कपड़ा ही है बस। तो ये ऐसे था, देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे था नॉर्मल, आगे वो होता रहेगा, ऐसे बिखरा हुआ था। अब क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट हुई है, सेल डिवीजन, अब ये देखो कैसे बन गया, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो जरा से में पूरा पूरा बंध गया। यही सीन होता है, ये जो इंटेंगल्ड क्रोमैटिन थ्रेड है ना, वो हमारा ऐसे ही बिल्कुल बन के एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम पता है क्या होता है, क्रोमोसोम। अब मुझे भी पता है कि ये डायरेक्टली नहीं बनता, इसके बीच में क्रोमैटिन मटेरियल बनता है, क्रोमैटिन का एंटेंगल होता है, बहुत सारी प्रोसेस है। मैंने डायरेक्ट बनाया, अभी जरूरत नहीं है तो मैंने डायरेक्ट बनाया, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो जब ये बहुत ज्यादा कंडेंस हुआ, कंडेंस मतलब पास आया, बहुत ज्यादा पास आया, मैं लिख देता हूं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा पास है, तो इसने क्या स्ट्रक्चर बना लिया, क्रोमोसोम बन गया क्रोमोसोम। अब एक चीज और, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, क्रोमैटिन थ्रेड, इसी को ना लोग बोलते हैं डीएनए। डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म मैंने बताई नहीं तो बता देता हूं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, एक शुगर का नाम है, घर वाली चीनी नहीं, केमिकल शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उससे बनता है। डेप्थ में कोई फायदा नहीं है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो ठीक है, इसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए ने क्या किया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करने से क्या हुआ, वो एक क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मैं एक बना के समझा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हमारा किस पे प्रेजेंट है, हमारा क्रोमोसोम पे। क्या करता है, इसका नाम पहले दो, बड़ा कमाल होता है ये है, इसका नाम होता है हमारा जीन। जीन, जीन एक वो स्ट्रक्चर है, जीन एक वो स्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है बॉडी में। दोबारा, जीन एक वो स्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बॉडी में। एग्जांपल, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी आंखों का कलर होता है ब्लू, कुछ का होता है ग्रीन। कैसे, उनके जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है उसमें ये लिखा होता है इस इंसान का कलर क्या होगा आगे जाके ग्रीन, या इस इंसान का कलर क्या होगा ब्लू। ऐसे ही ये किसका जीन मैंने बताया कि हमारा आई कलर का जीन। ऐसे हेयर कलर का होता है, हमारे फेस का भी होता है, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स कैसे बनने हैं उसका भी होता है, क्या मेल फंक्शनिंग हो रही है, क्या खराबी आ रही है, क्या एबनॉर्मल, सबका ये क्या कंट्रोल करता है, जीन। तो जीन का ये सब बेसिक था। तो बेसिकली न्यूक्लियस और इतना ही था। अगली वीडियो में थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, ये सब बचे, फिर ये चैप्टर खत्म है। हाँ, एक टॉपिक रह गया, सेल थ्योरी, छोटा सा, और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इजीली हो जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन या लोड लेने की जरूरत नहीं। दूसरी मेन चीज़, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। कमेंट सेक्शन में डर लगता है या कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में तो इंस्टा के DM में पूछ लीजिए। वन मोर थिंग, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।